6 लिख दो आप, है ना, 16 का। जब तक लिख लो फिर अपन 17 शुरू करते हैं। 16 का 6 जो है 3 5 जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट, वैसे ही अपन इतना लेंदी ले रहे हैं खींच के उसको, तो जो इम्पोर्टेंट है उस वजह से मैं नहीं डाल रहा हूं उनको, है ना। तो 16 का जो 6 है ना उसमें लिख रहे हैं अपन, एक लाइन लिखनी है जो लिख लोगे आप। तो आर्टिकल 16 उसका क्लॉज 6 लिख रहे हैं, डैश लगा के लिख दो, 1 मिनट लगेगी बस। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। हाँ 16 का 6 है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 16 के क्लॉज 6 में लिख रहे हैं अपन, ईडब्ल्यूएस को, गरीब सवर्णों को, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। और ये चूंकि 15 के क्लॉज 6 में लिख लिया था आपने कि वो 103वां संविधान संशोधन 2019, तो अब मत लिखो इसको, बार बार क्या मतलब है। तो अनुच्छेद 16 हो गया था, 17 से पढ़ते अपन, है ना। और अनुच्छेद 17 इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता मानिए आप सब जानते हैं क्या होती है, छुआछूत होती है ना। अब अनुच्छेद 17 पर जब बहस हुई तो ये भारतीय संविधान के जब मसौदा बना था ना, मसौदा मतलब जो BN राव ने मसौदा बनाया था संविधान का, संविधान पर बाबा साहब ने केवल उस पर बहस हुई थी प्रारूप समिति में। जब मसौदा बना तब अस्पृश्यता जो शब्द है ना, छुआछूत है, इस पर बहुत ही विस्तार से बातें हुई। तो ये कहा गया कि अस्पृश्यता क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है। अब अस्पृश्यता के इतने स्वरूप, इतने रूप है कि आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते, कि इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते। किसी के घर में घुस जाए तो छुआछूत हो जाती है, हाथ अगर किसी का टच हो जाए तो छुआछूत मान लेते हैं। इतनी सारी चीजें हैं कि ये जो शब्द है ना, इस पर आपको ये लिखना होगा कि ये जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत हम पढ़ रहे हैं, ये जो शब्द है ये एक ऐसा शब्द है जो जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित शब्द है, अपरिभाषित शब्द है। कौन सा शब्द, छुआछूत, अपरिभाषित है, मतलब इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है। समझने का मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं कि यह शब्द का मतलब क्या है, इसे समझा जा सकता है, प्रसंज्ञानित किया जा सकता है। प्रसंज्ञानित किया जा सकता है का अर्थ है समझा तो जा सकता है, हमारे समझ में आता है कि छुआछूत का मतलब क्या है, लेकिन इस शब्द की हम क्या नहीं दे सकते, परिभाषा नहीं दे सकते। तो जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी आप देख रहे हैं, ये अनटचेबिलिटी जो है ये एक ऐसा शब्द है जो अपरिभाषित शब्द है, मतलब इसको आप परिभाषा में नहीं बांध सकते। एक ऐसा शब्द है जिसको आप शब्दों के जाल में परिमित नहीं कर सकते, शब्दों से आप इसे बांध नहीं सकते, लेकिन प्रसंज्ञानित किया जा सकता है। प्रसंज्ञानित मतलब समझा तो जा सकता है। ये बात अनुच्छेद 17 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 17 में इस शब्द के बारे में लिखा है कि ये ऐसा शब्द है जिसे आप परिभाषाओं में, शब्दों की सीमाओं में नहीं बांध सकते हो, क्योंकि कहां तक परिभाषा दोगे इस शब्द की। छुआछूत के बहुत रूप हो सकते हैं, किसी घर में घुसने से भी हो जाती है, तो परिभाषा नहीं दोगे लेकिन इसे समझ सकते हो, प्रसंज्ञानित तो कर सकते हो, है ना। जिस छुआछूत की हम बात कर रहे हैं, अब जब इस पर बात हुई अनुच्छेद 17 पर, तो यह भी कह दिया गया कि
इसके कोई अपवाद नहीं है। बहुत कमाल का आर्टिकल है ये, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। अब इसका कोई अपवाद नहीं है तो आप कहेंगे कि अपवाद नहीं होने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो अनुच्छेद 17 का कोई क्या नहीं है, आप सारे आर्टिकल्स में अपवाद पढ़ लेंगे लेकिन आप 17 में स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कोई अपवाद नहीं है। तो बोले कोई अपवाद नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो इससे यह हो जाएगा कि अस्पृश्यता का अपवाद नहीं होने के कारण हर स्थिति में यानी किसी भी स्थिति में अगर आपने 17 का हनन किया तो हर स्थिति में दंडनीय होगा। ये क्या है, ये दंडनीय। और अगर छुआछूत की तो क्या माना जाएगा, इसे अपराध। तो हर स्थिति में ये एक दंडनीय अपराध है। दोबारा सुने, अनुच्छेद 17 जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये वाला, इसका कोई भी क्या नहीं है। जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे सब में कोई ना कोई एक्सेप्शन आप पढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई अपवाद आप पढ़ेंगे, लेकिन 17 का कोई अपवाद नहीं है। कोई अपवाद नहीं है, इसका मतलब यह है किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सिचुएशन में आप किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकते, छुआछूत कर ही नहीं सकते। किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, हर स्थिति में छुआछूत नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया तो ये क्या है, एक, और अगर ये एक दंडनीय अपराध है तो फिर इस आर्टिकल में एक दूसरा आर्टिकल जुड़ जाएगा, अनुच्छेद 35 यहां काम करेगा। आप कह रहे हैं कि अब यहां दिक्कत आ गई क्योंकि यहां अनुच्छेद 35 को आपने बीच में क्यों लाया। अपन आर्टिकल तो कौन सा पढ़ रहे हैं यहां पे, 17, लेकिन 17 के बीच में कौन सा लिख दिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हर स्थिति में दंडनीय अपराध है। क्यों है हर स्थिति में, इसलिए है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं है। इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए हर स्थिति में क्या है, दंडनीय अपराध है। अब आपने कहा दंडनीय अपराध आते ही अनुच्छेद 35 क्यों आ गया, क्योंकि अनुच्छेद 35, जब अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों का ही तो है, जब 35 का नंबर आएगा, जब आएगा तब इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल समझाने के लिए इतना कह रहा हूं कि अनुच्छेद 35 के अधिकारों का, अनुच्छेद 35 का प्रयोग करेगी संसद। और अनुच्छेद 35 में जो अधिकार हैं, किसको अधिकार हैं, अधिकारों का प्रयोग करके संसद को, अधिकारों का प्रयोग करके, और संसद क्या बना देगी, कानून करके संसद विधि बनाएगी। संसद विधि, विधि मानी कानून, तो संसद विधि बनाएगी। बोले नहीं समझ में आया, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला, ये क्या कहना चाह रहा है, दोबारा सुने। अगर छुआछूत हुई तो फिर क्या है ये, अगर आपने किसी के साथ छुआछूत की या सरकार ने किसी के साथ छुआछूत की तो क्या है ये, एक और दंडनीय अपराध है। और आगे लिखा कि अनुच्छेद 35 के अधिकारों का प्रयोग करके कौन बनाएगी विधि। अब आप कहेंगे कि संसद अनुच्छेद 35 के अधिकारों का प्रयोग करके विधि क्यों बनाएगी, इसलिए बनाएगी क्योंकि जब भी आप अनुच्छेद 35 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 35 में, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा अनुच्छेद 35 पे क्योंकि ये बड़ा आर्टिकल है और उसका विस्तार आएगा, इसी टॉपिक में आना है, इसको तब पढ़ेंगे इसको। अभी समझने के लिए कह रहे हैं, इस लाइन को समझने के लिए कि अनुच्छेद 35 का प्रयोग संसद कब करती है। एक बात तो ये ध्यान रखें, 35 का प्रयोग केवल संसद करती है, विधानमंडल नहीं कर सकती। विधानमंडल को अनुच्छेद 35 का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल अनुच्छेद 35 का प्रयोग कौन करेगी, संसद ही अनुच्छेद 35 को अप्लाई कर सकती है। कोई विधानमंडल अनुच्छेद 35 के मामले में दखल नहीं दे सकता। अनुच्छेद 35 से संसद क्या बनाती है, विधि मानी। अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद क्या बनाती है, विधि, लेकिन केवल संसद विधि बनाती है। कोई विधानमंडल मानी कोई विधान परिषद या कोई विधानसभा अनुच्छेद 35 का प्रयोग नहीं कर सकती। केवल कौन करती है और कब करती है, कब करती है, ये अनुच्छेद 35 का प्रयोग मूल अधिकारों के लिए करती है, केवल मूल अधिकारों के लिए। क्या ये सारे मूल अधिकारों के लिए प्रयोग करते हो, तो नहीं, केवल अनुच्छेद 16 का खंड 3, केवल अनुच्छेद 32 का खंड 3, और इसके अलावा ये दो आर्टिकल आप देख रहे हैं, मूल अधिकारों के आर्टिकल है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। अब आपने अगर ये पूरे पढ़ लिए होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखे होंगे वो इतना समझ जाएंगे कि 16 में 32 में इनमें क्या है, आगे आएगी तो मैं ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा। अब ये आर्टिकल्स में क्या चीजें हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो 23 में भी एक दंडनीय अपराध है,
बलात्श्रम नहीं करवा सकते आप किसी से भी, बेगार नहीं करवा सकते। 23 कहता है, 17 तो कहता ही है छुआछूत नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अनुच्छेद 35 का प्रयोग संसद कब करती है, और संसद 35 का प्रयोग करके कानून कब बनाती है? तब बनाती है जब किसी मूल अधिकार में कोई दंडनीय अपराध का विधान हो, कहीं भी कोई दंडनीय अपराध हो। अब ये अनुच्छेद 23 दंडनीय अपराध है, क्योंकि कोई बेगार नहीं करवा सकता, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। अनुच्छेद 17 दंडनीय अपराध है, अगर आपने छुआछूत की तो हर परिस्थिति में क्या है, ये दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3 दंडनीय अपराध की श्रेणी में, 16 का क्लॉज 3 दंडनीय अपराध है। तो जब दंडनीय अपराध कहीं पर हो मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में कहीं भी कोई दंडनीय अपराध हो, तो संसद किसका प्रयोग करती है? अब आखिरी बार सुन ले, संसद अनुच्छेद 35 का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के लिए करती है। अनुच्छेद 35 का प्रयोग केवल और केवल संसद करती है, विधानसभाएं या विधानमंडल अनुच्छेद 35 का प्रयोग नहीं कर सकता। केवल कौन करती है और कब करती है? जब किसी मूल अधिकार में क्या लिखा होता है? दंडनीय अपराध। जब किसी मूल अधिकार में क्या लिखा होता है? दंडनीय अपराध। इसमें लिख रहा है ना, लिख रहा है ना, दंडनीय अपराध लिख रहा है, तो कौन सा आर्टिकल लग जाएगा? 35 का प्रयोग कौन करेगी? प्रयोग करके क्या बनाएगी? क्या संसद के अलावा विधानसभा कर सकती है? इसका प्रयोग केवल कौन करेगी? अभी केवल 35 के बारे में इतना ही सुन ले, बड़ा आर्टिकल है, 35 का नंबर आएगा तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वापिस 17 पे आते हैं। 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मानी छुआछूत, और ये एक कैसा शब्द है? अपरिभाषित, जिसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन प्रसंज्ञानित समझा जा सकता है। मतलब क्या है ये हमारे समझ में आ रहा है। अब इसका कोई अपवाद नहीं है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, इसका कोई क्लॉज भी नहीं है, अपवाद नहीं है, और इसका कोई भी खंड नहीं है, इसका कोई क्लॉज नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 17 की बात कर रहा हूं। अब 17 में छुआछूत रोकने की बात तो कर दी, लेकिन ये छुआछूत रुकेगी कैसे? क्या इस अनुच्छेद 17 का प्रयोग, अनुच्छेद 17 का प्रयोग जो दंडनीय अपराध है, इसका प्रयोग किससे करना है हमको? तो ये देखें, इसका जब भी प्रयोग करें तो केवल जाति के अर्थ में करें। किसके अर्थ में? यानी कि छुआछूत जाति के अर्थ में नहीं होनी चाहिए, जाति के अर्थ में इसका प्रयोग होगा। अब बोले जाति के अर्थ में प्रयोग होगा, और किस में नहीं होगा प्रयोग? जाति के अर्थ में तो प्रयोग हो जाएगा, लेकिन किस में प्रयोग नहीं होगा इसका? तो देखो, जन्म में प्रयोग नहीं ले सकते। जन्म का मतलब है किसी के घर में कोई बच्चा हुआ है, सूतक लग जाता है, कई दिनों तक हम उसके घर नहीं जाते हैं, उसके घर का खाना भी नहीं खाते, सूतक हो जाता है, उसके घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या छुआछूत करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम छुआछूत करते हैं? जन्म के आधार पर नहीं ले सकते। आप किसी के घर में कोई अगर मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो सूतक लग जाता है, हम उसके घर में कई दिनों तक नहीं जाते हैं, उसके घर खाना तक नहीं बनता है। ये जन्म और मृत्यु, क्या हम छुआछूत करते हैं? नहीं, क्योंकि इन आधारों पर नहीं ले सकते। अगर किसी को कोई रोग हो गया, कोई संक्रमित बीमारी किसी को हो गई, अभी कोरोना हुआ, हमने उसके पास जाने से कतरा गए, हम उसको टच नहीं करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो संक्रमित बीमारी से है, रोग में अवस्था में है। क्या हम छुआछूत करते हैं? नहीं, क्योंकि इन आधारों पर आप छुआछूत नहीं ले सकते। इन आधारों पर की गई हरकतें छुआछूत की श्रेणी में नहीं है। केवल छुआछूत किस अर्थ में नहीं होना चाहिए, बस ये पकड़ना है कि अनुच्छेद 17 का जब प्रयोग होगा तो केवल किस अर्थ में होगा? जाति के आधार पर आप उसके साथ छुआछूत नहीं करेंगे, केवल जाति के आधार पर। लेकिन अगर अन्य आधार है और वो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें छुआछूत नहीं है। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल आदमी है, बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, आप उसके साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो क्या आप उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई प्रौस है, मान लो कोई प्रौस है जिसको आप मौर्य काल में रूपा जीवा कहते थे, गुप्त काल में भी गणिका कहते थे, जिसको आप वैश्या कहते हैं, आप संसर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं? क्या आप उसके मौलिक अधिकारों को हनन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। केवल अनुच्छेद 17 का प्रयोग किस अर्थ में होगा? जाति का। और मैं जो बोल रहा हूं ये सर्वोच्च न्यायालय की बहसों में स्पष्ट हुआ था, ये सब कुछ उसमें दिखाया गया बहसों में।
यहां बैठ जा। एक बस में अभी कुछ दिनों पहले मैं आ रहा था ना वहां से दौसा से, तो एक बस में ना एक बूढ़ी डोकरी बैठी, तो ड्राइवर को जगह नहीं थी, पूरी बस फुल भरी थी, तो सीट पे बैठ गई ड्राइवर की सीट पे ही। तो ड्राइवर आया, थोड़ी उतर, ड्राइवर ने कहा वो गाड़ी रुकती है ना रास्ते में, तो वो बैठ गई ड्राइवर की सीट पे, जगह नहीं थी। तो ड्राइवर ने कहा अरे दादी थोड़ी सी को मैं कहाँ बैठू, गाड़ी को चला। बोले तू जवान छोरो, मैं बड़ी बूढ़ी आज, तू गाड़ी चला ले, कहीं से भी चला, तो यहाँ जगह मिली है गाड़ी चला, और कहीं से चला लगे, खुद तो सीट पे बैठे हम खड़ा है। हम तो प्रयोग जो है ना किस अर्थ में होगा, केवल जाति के अर्थ में। अब आपने अनुच्छेद 17 को केवल आर्टिकल को पढ़ा है। अब अनुच्छेद 17 दोबारा सुन लें आप। अनुच्छेद 17 का कोई क्या नहीं है, आपसे जब भी पूरे मौलिक अधिकार जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसमें सब में आपको अपवाद मिलेगा, केवल एक आर्टिकल में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? कोई अपवाद नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह हर स्थिति में क्या है, और जब भी कहीं मूल अधिकारों में कोई सा भी मूल अधिकार जब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाए, तो किस आर्टिकल का प्रयोग होता है? कौन करती है? क्या बनाती है? विधि। विधि मानी कानून बनाती है। इसका प्रयोग अनुच्छेद 17 का केवल किसके अर्थ में होगा? जाति के अलावा अगर किसी अन्य क्षेत्र में आपके साथ छुआछूत हो रही है, तो उसे छुआछूत नहीं माना जाएगा। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 17 की, वो ये है कि अनुच्छेद 17 आपसे भेदभाव का विरोध करता है, छुआछूत भेदभाव। इसके अलावा अनुच्छेद 17 के अलावा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, ये तो 17 तो करता ही है, और 17 के अलावा 15 का क्लॉज 2 भी क्या करता है? भेदभाव। भेदभाव का मतलब छुआछूत जो है इसको रोकता है, छुआछूत को रोकता है। तो कई बार जब अच्छा प्रश्न बन जाता है तो वो आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का प्रतिषेध करता है, छुआछूत को रोकता है। अब छुआछूत आते ही एक साधारण विद्यार्थी किस पे पहुंच जाएगा? 17 पे आएगा ना वो, और 17 आपका ऑप्शन में ही नहीं आया मान लो। अगर 17 ऑप्शन में है तो 17 ही आंसर है, लेकिन अगर 17 ऑप्शन में नहीं है और प्रश्न को और डीप कर दिया गया थोड़ा सा, तो फिर कौन सा आर्टिकल आएगा? 15 का क्लॉज 2। तो 17 ने जो बात कही है वही बातें, वही छुआछूत को रोकने की बातें 15 का क्लॉज 2 भी कहता है। और 15 का क्लॉज 2 आप निकाल के देखोगे तो क्या आएगा 15 के क्लॉज 2 में? कि सार्वजनिक स्थानों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो किस आधार पर होना चाहिए? केवल जाति के अर्थ में होना चाहिए। तो जब भी आप अनुच्छेद 17 का प्रयोग करोगे तो केवल किस आधार पर करोगे? अब अनुच्छेद 17 का प्रयोग, अनुच्छेद 17 में कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 35। और अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद क्या बनाएगी? विधि। तो फिर बनाई संसद ने, और पहली बार 1955 में कानून बना, और छुआछूत को रोकने के लिए कानून बना, अस्पृश्यता को रोकने के लिए कानून बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। और ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने इसके अंतर्गत ये जो अस्पृश्यता शब्द है मतलब छुआछूत है, इस छुआछूत को क्या बना दिया? दंडनीय प्रावधान बना दिया। कैसा प्रावधान बनाया? दंडनीय। और अगर किसी ने छुआछूत की तो ये 55 कहता है कि अगर ऐसी कोई छुआछूत हुई तो एक दंडनीय प्रावधान है, इसमें आपको 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर 6 माह की आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब 500 रुपए जुर्माना है, आदमी कर लेगा छुआछूत, दे देगा 500 रुपए, 6 महीने की जेल है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या इतने कमजोर कानून से छुआछूत रुक जाएगी? नहीं। तो फिर 1976 में फिर से इस कानून का नाम बदल दिया, और इस अस्पृश्यता का नाम बदल कर रख दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार
संरक्षण अधिनियम, और फिर इसे दंडनीय प्रावधान बनाया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया, और फिर इसमें यह कह दिया कि भाई अब ना ये जुर्माना बढ़ करके 2000 हो गया, जुर्माना बढ़ के कितना हो गया, और जो जेल है ना ये बढ़ के कितने साल की हो गई, अब 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, लगभग 1 साल किया फिर उसको 2 साल बना दिया गया। तो अब क्या, अब क्या है, 2000 रुपए दे देगा जुर्माने का, वो ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। तब भी नहीं रुका, फिर 1989 में कानून थोड़ा कठोर कर दिया, और कठोर किया सरकार ने, और 1989 में बना एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना। और ये जो अधिनियम बनाया इसमें ये थोड़ा कठोर अधिनियम बना दिया, ये 1989 में, और 89 में जो अधिनियम बनाया इसी अधिनियम में बाद में कर दिया संशोधन, और संशोधन करके इस अधिनियम को 2018 में दोबारा लागू किया गया, और 2018 में एसटी एससी ने फिर इसका विरोध कर दिया था। जब 2018 में सर्वोच्च न्यायालय इसको लेके आया तो ये एसटी एससी कानून आप पढ़ते हैं ना, वो यही पढ़ते हैं। पहली बार ये कब बना, 1989 में, लेकिन इसी में संशोधन कब हुआ, 2018 में, और 2018 में अब एसटी एससी कानून को ऐसा बना दिया गया है कि अगर आपने गलती से भी एसटी एससी के साथ किसी तरह का अत्याचार की कोशिश कर दी तो इसका मतलब है आप ऐसे फंसोगे कि सीधे हाई कोर्ट के अलावा तो जमानत ही नहीं होगी कहीं से आपकी। अब सुने ये कितना खतरनाक जो है ना ये कानून है। पहले तो सरल ही बना रहे थे, शुरू में तो कितना सरल बनाया था। देखो सबसे पहले 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता को क्या घोषित कर दिया, दंडनीय। कितना दंड रखा, 500 और 6 माह की जेल। फिर इसको और थोड़ा कठोर कर दिया, इसमें 1989 में और थोड़ा कठोर किया, 2018 में तो इतना कठोर कर दिया कि अगर किसी एसटी एससी के व्यक्ति ने अगर किसी थाने में जाकर शिकायत दे दी, अगर एक तरफा बयान दे दिया, केवल इतनी सी बात बोल दी कि मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, केवल जाति के अर्थ में ही लगेगा, लेकिन बोले अगर उसकी जाति पर कोई कमेंट्स हो गया और उसके पास कोई सबूत भी नहीं है, बस उसने थाने में जाकर बोल दिया ना, तो एक तरफा बयान को सुन करके तुरंत आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन कब होगी, जब सामने वाला व्यक्ति एसटी एससी का नहीं होना चाहिए। अगर वो एसटी एससी का है तो सेम पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो अन्य कैटेगरी का है तो तुरंत गिरफ्तारी होगी। अगर बोल भी दिया ना आपने तो तुरंत वहां अरेस्ट होगा, और इसके लिए उन अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। 3 दिन तक उसकी कोई जमानत नहीं होगी, नॉन वेल 3 दिन तक तो जमानत भी नहीं होनी, डायरेक्ट पुलिस उठाएगी फिर, और जांच बाद में होगी, पहले अरेस्ट होगा, और 3 दिन तक कोई जमानत नहीं होगी। जमानत भी करवाओगे तो सीधे हाईकोर्ट से होगी, इसके अलावा और किसी कोर्ट से जमानत नहीं होगी। अब एक बात सुनो, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यह कानून बनाया था संसद ने, 2018 की बात है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होनी चाहिए दर्ज, सीधी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पहले जांच की जाए, पहले जांच करे, और अगर जांच में वो दोषी पाया जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो। दूसरी बात, एक तरफा बयान के आधार पर ये लोग जो है इससे अपना वैयक्तिक दुश्मनी निकालेंगे। और अब जातिगत, दूसरा बात कि जाति के अर्थ में ही बोला जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से आप किसी एसटी एससी के व्यक्ति को उसके जाति से संबोधित करके उसे अभद्र नहीं बोल सकते हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको थोड़ा कम कर दिया गया, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 अप्रैल 2018 के दिन क्या हुआ था आप सबको पता है, इसीलिए विरोध हुआ था एसटी एससी का। कानून का विरोध एसटी एससी के लोगों ने क्यों किया कि तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो बाद में जब सरकार ने देखा कि एसटी एससी के 1 दर्जन से ज्यादा लोग 2 अप्रैल के दिन पूरे भारत के अंदर जो है एसटी एससी कानून के लिए शहीद हो चुके हैं या मर चुके हैं, तब संसद अध्यादेश लेके आई, और संसद ने उस कानून को, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, उसे पलट दिया। और अब ये कानून ऐसा कानून है जिसमें अगर एसटी एससी के किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ, अगर आप एसटी एससी के नहीं हो तो आपके खिलाफ अगर एक बयान भी दे दिया, तो उसी बयान की बदौलत, एक तरफा बयान की बदौलत, पुलिस आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगी और तुरंत आप अरेस्ट होंगे वहां पे,
और 3 दिन बाद में आपको जो कहना है वो कोर्ट में जाके कहो। अगर आपको बचना है तो कोर्ट से बचो आप। अब आपको कोई और हो ही नहीं सकता। अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केस देखे, एसटी-एससी के झूठे मुकदमे देखे, तो कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड रखे कि देख लो इतने मुकदमे इतने झूठे थे, तो लोग इसको झूठा ना कह दे। बस कि उसको जाकर ये बोलना ही तो है कोर्ट थाने में जाकर, बस बोलना ही है उसको। तो एक बार बोल दिया आप अरेस्ट होंगे तुरंत की तुरंत। आपकी इज्जत, आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, इस कानून से आप बच नहीं सकते। बड़ा कानून है। लेकिन अब संसद ने अध्यादेश ला करके कानून को वापस बना दिया है। इसलिए आप किसी तरह एसटी-एससी के साथ जब कोई अत्याचार करने की या एसटी-एससी के खिलाफ अभद्र बोलने की बात सोचें अपने दिमाग में, उससे पहले आप इस कानून को सोच लें कि ये इतना खतरनाक कानून है कि आप जो है, आपने कहा ना कहा कुछ भी है, लेकिन इसमें आप फंसेंगे। तो कठोर कानून बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब सामान्य कानून बनाकर देख लिए थे, पहले सामान्य बनाकर देख लिए थे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, तब लास्ट में जाकर के ये कानून बनाया गया 2018 में। नया नहीं बनाया, इसी में संशोधन हुआ है। 89 वाला जो कानून था उसी में क्या किया गया है, संशोधन। कब किया है? 2000। अब आप ये बताएं, अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके संसद ने पहली बार कानून कब बनाया था? कब बनाया था? 1955। और 1955 का नाम बदलकर 76 में क्या कर दिया? फिर 1989 में जो कानून बना उसी में संशोधन कब कर दिया गया? 2018 में कर दिया गया। तो अपन कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे अब तक? 17 पढ़ रहे थे ना अपन? लिख लो था। अब 17 में कोई क्लॉज है? क्लॉज नहीं पढ़ रहे अपन, कोई क्लॉज ही नहीं उसमें। कोई अपवाद है उसका? कोई अपवाद नहीं है। सत्रह के अलावा छुआछूत को और कौन सा अनुच्छेद रोकता है? 15 का क्लॉज। और इतना तुम बता दोगे, इतनी स्पीड से तो जीत लेंगे अपन। लेकिन अब पिछले तो पीछे की साइड में जो है बहुत शानदार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो। दुष्ट आपस में बातें करते रहते, वैसे बोलते नहीं ऐसे।
हो जाए तो हो जाए, क्या है, कुछ नहीं हो रहा। और मानना आईपीसी 499 में जा सकते हो, मानहानि का मुकदमा कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। केवल 499 आईपीसी में आप जा सकते हो, मानहानि का मुकदमा कर सकते हो। ये तो यार इतना धीरे उतारते हो तो फिर कैसे बताओ। पासवाड़ी के में से उतार लेना, इतना धीरे थोड़ी। एक दिन में वैसे एक अनुच्छेद नहीं कर पा रहे अपन, क्या ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और पीछे बैठे बच्चे है ना, आपस में बातें ज्यादा करते हैं, गलत बात है। वापस रुक जाओ, एक बार इसको उतार, थोड़ा सा थोड़ा जल्दी जल्दी उतारा करो यार। बातें नहीं पीछे की लाइन में। और 17 के बाद पढ़ेंगे अपन 18। 18 में क्या है, वादियों का। अब ना ऐसे करो, तुम सुनते जाना और साथ ही साथ उतारते भी जाना, है ना। बहुत टाइम लगाते उतारने में यार, साथ ही साथ। हाँ, चले आगे। अब 17 समझ में आ गया तो बढ़े आगे। अब आप जल्दी जल्दी बता देना, 17 से ही पूछ रहे हैं अपन। अनुच्छेद 17 एक दंडनीय अपराध है। संसद अनुच्छेद 17 के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 17 के हितों की रक्षा के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेगी, 35 का करेगी। अनुच्छेद 17 में जैसे भेदभाव और छुआछूत को रोका गया है, वैसे ही और किस अनुच्छेद में भी रोका गया, 15 के क्लॉज 2 में। देख पीछे के अब नहीं बोल रहे हैं ना, जब बहुत बोल रहे थे जब क्लास थी। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 भी भेदभाव को रोकता है, वो भी इंडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को करता है, वो भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, ये भी खिलाफ है 17। क्या 17 का कोई अपवाद है? नहीं, अपवाद नहीं होने के कारण ये एक दंडनीय अपराध है। और इसके लिए जो हाल ही में कानून बना वो 2018 में। क्या 2018 में कोई नया कानून बना या पुराने में ही अमेंडमेंट किया गया? पुराने में ही संशोधन किया गया, जो 89 में बना था उसी में संशोधन किया। ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ST/SC एक्ट क्या ST/SC पे लग सकता है? नहीं लगेगा, अन्य कैटेगरियों पे वो काम करेगा। सबसे ज्यादा इस एक्ट से प्रभावित OBC वर्ग हुआ है, क्योंकि जनरल वर्ग तो सियाना है और जनरल वर्ग थोड़ा डरता भी है कि फालतू में फंस जाएंगे अपन। इसको हटा के अब चलते हैं 18 पे, है ना। अनुच्छेद 18 वैसे आपने पढ़ लिया है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें भी यह अनुच्छेद 18, इसमें आता है क्या, उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत है। अब आप पहला प्रश्न ये कर सकते हैं कि अनुच्छेद 18 संविधान में क्यों डाला गया। तो अनुच्छेद 18 को संविधान में क्यों डाला गया, तो आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में आप क्या पढ़ते हैं, समानता, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, यही पढ़ा 14 में। तो अनुच्छेद 14 के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 14 के संरक्षण के लिए, मानी अब ये पूरी लाइन को अगर आप इस भाषा में नहीं समझे तो इसे इस भाषा में समझ सकते हो कि मैं ये लाइन में ये कहना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 14 मानी कि समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए। अब समानता किसमें, समाज में समानता लाने के लिए। तो समाज में समानता हो, इसके लिए अनुच्छेद 18 डाला कि एक को तो उपाधि मिल गई, वो तो पद्म विभूषण और भारत रत्न हो गया, और दूसरा सामान्य रह गया, तो समानता कहां हुई। तो समानता जो है ये किस अनुच्छेद में आती है, 14 में। अनुच्छेद 14 की रक्षा के लिए, अनुच्छेद 14 के संरक्षण के लिए, या सीधा यूं कह दो कि समानता लाने के लिए, समाज में सब लोग समान रहे, कोई पद्म भूषण और पद्मश्री ना बने और कोई छोटा ना बने, यानी सब लोग कैसे रहें, समान। इसके लिए कौन सा आर्टिकल डाला गया, 18 डाला गया। 18 में क्या लिखा है, उपाधियों का अंत लिखा है, लेकिन उपाधियों के अंत में आपने अपवाद पढ़ लिया। आप जिस आर्टिकल अनुच्छेद 18 को पढ़ रहे हैं उस अनुच्छेद 18 का तो अपवाद भी है, और इसका अपवाद जो है ये खुद आर्टिकल ही अपना अपवाद बनता है। कैसे, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं 18 और 18 का क्लॉज पढ़ते हैं 1, तो ये इसके अपवाद के रूप में काम करता है। क्यों करता है, 18 क्या कहता है, उपाधियां नहीं होनी चाहिए, उपाधियों का क्या कर दो, अंत कर दो। और यहां 18 का क्लॉज 1 कह रहा है कि उपाधियां दो, वो तो कह रहा है उपाधियों को मिटा दो, और ये कह रहा है नहीं उपाधियां तो दो। और उपाधियां कौन दे सकता है, ये कह रहा है कि देख उपाधियां ना, एक तो दे सकता है राज्य, राज्य उपाधि दे सकता है, उपाधि शिक्षा में दी जा सकती है, और उपाधि सेना में दी जा सकती है। इन तीनों में उपाधियों का प्रयोग किया जा सकता है। राज्य उपाधि दे सकता है, शिक्षा में दी जा सकती है, और सेना में दी जा सकती है। हालांकि कारण बताया कि राज्य जो उपाधि दे रहा है वो राज्य की उपाधि, राज्य कौन से अनुच्छेद का विषय है, 12 का। राज्य कौन से अनुच्छेद का विषय है, 12 का है। तो राज्य जो है वो उपाधि दे रहा है, जैसे राज्य देता है सबसे बड़ी उपाधि कौन सी है, भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण देता है, और तीसरे नंबर पे पद्म भूषण देता है। सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा। और वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न में कितने करोड़ रुपए मिलते हैं, इसमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। भारत रत्न में कोई पैसा, अरे जिसको भारत रत्न मिल गया, आप पैसे से उसकी वैल्यू कैसे तराश कर सकते हो। भारत रत्न होता है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में मिला है खेल की दुनिया में, पहले खेल में नहीं मिलता था। 2014 से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उसने तेंदुलकर को पहली बार खेल की दुनिया में दिया। तो ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं ये वाले, ये पुरस्कार भारत में आजाद हुए थे तब नहीं थे। इन पुरस्कारों का प्रारंभ जो किया गया वो बाद में किया गया। ये पुरस्कार 1954 में भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू ने इन पुरस्कारों को क्या किया था, प्रारंभ कब किया था, किसने किया था। लेकिन जब समय बढ़ा तो आगे जाकर इनको समाप्त कर दिया गया। ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं ना, इनको क्या कर दिया गया, और इनको समाप्त किया गया 1978 में। और 1978 में सरकार थी मोरारजी देसाई की सरकार ने कहा कि हम ये पुरस्कार खत्म करते हैं। क्यों खत्म करते हैं, अनुच्छेद 18 मना करता है। उसके बाद में ये पुरस्कार दोबारा शुरू हो गए, मोरारजी ने खत्म किए लेकिन दोबारा से प्रारंभ हो गए, और ये दोबारा प्रारंभ हुए 1980 में। और 1980 में सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी ने दोबारा शुरू कर दिए। ये इंदिरा गांधी, नेहरू जी कमाल आदमी थे। 1954 में पुरस्कार शुरू हुए थे
और पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। 55 में खुद नेहरू को ही मिला था। नेहरू की सरकार थी और नेहरू को ही पुरस्कार मिल गया। यानी लोगों ने मजाक में कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ने ले लिया भारत रत्न। उधर ये इंदिरा गांधी की सरकार 1966 में से लेकर 77 तक, 1980 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी रही थी, तो 15 साल रही थी। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी 15 साल प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, 71 में लड़ाई हुई भारत बांग्लादेश की, और 71 में इंदिरा गांधी को मिल गया भारत रत्न। खुद ही तो प्रधानमंत्री थी, खुद को मिल गया भारत रत्न, है ना। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री थे और 55 में खुद को ही मिल गया भारत रत्न। इंदिरा गांधी 1971 में खुद को ही मिल गया भारत रत्न। तो दोबारा सुने, ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं, ये पुरस्कार कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? राज्य दे रहा है। इनका प्रारंभ कब हुआ था? कौन थे प्रधानमंत्री? लेकिन ये आगे जाकर समाप्त हो गए। और समाप्त कब हुए थे? सरकार किसकी थी? फिर ये दोबारा शुरू हो गए थे 1900। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। तो राज्य दे सकता है उपाधि, और कौन दे सकता है? शिक्षा में दी जा सकती है। अब शिक्षा में उपाधि नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन 10वीं पास है और कौन पीएचडी है? अगर डिग्री होगी तो पता लगेगा ना कौन किसने बीएड कर रखा है और नहीं कर रखा है। पता किससे करोगे? डिग्री से। तो डिग्री उपाधि तो है। तो अगर डिग्री नहीं दोगे, उपाधि नहीं दोगे, तो कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ कैसे पता लगेगा? इसलिए शिक्षा में तो अपरिहार्य है, शिक्षा में लाजमी है, जरूरी है। और सेना में इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेना ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जान पे बन जाती है, यानी जान जा भी सकती है। और अब इसमें सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना में भी दी जाती है। सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? सेना का सबसे बड़ा कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। सेना का सबसे बड़ा कौन सा होता है? और परमवीर से थोड़ा छोटा कौन सा होता है? महावीर होता है। और महावीर से छोटा कौन सा होता है? वीर चक्र होता है। तीनों तरफ इसमें वीर ही वीर लगा हुआ है मेरी तरह, तो है ना। तो सेना का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? परमवीर। लेकिन आप ये पढ़ेंगे कि ये जो परमवीर सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये केवल युद्ध काल के समय होता है। सबसे बड़ा सम्मान तो होता है परमवीर, लेकिन ये पुरस्कार कौन से काल के पुरस्कार हैं? युद्ध काल के। जब भारत किसी देश के साथ युद्ध कर रहा होता है, 3 युद्ध हमने लड़े हैं, और 1962 में पहली बार हम चीन से लड़े थे, हार गए थे। 1971 में हम बांग्लादेश से लड़े थे, और 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। तो युद्ध काल के सर्वोच्च सम्मान ये हैं। लेकिन शांति काल के जो सम्मान है, ये तो केवल युद्ध काल के हैं। शांति काल के जो सम्मान है सर्वोच्च, तो शांति काल का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? अशोक चक्र। शांति काल का सबसे बड़ा कौन सा होता है? अब ये मैंने ऊपर इसलिए लिखा है, नीचे जगह नहीं थी। अशोक चक्र। उससे छोटा कौन सा होता है? कीर्ति चक्र होता है। और इससे छोटा कौन सा होता है? शौर्य चक्र होता है। तो ये सेना के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। आपने अनुच्छेद 18 को अभी नहीं पढ़ा है पूरा। अनुच्छेद 18 पर और भी बात करेंगे, लेकिन क्लास जो है वो खत्म हो गई है। तो कल आप अनुच्छेद 18 पे वापस बात करेंगे। यहां तक उतार लो आप।